तो चलिए आज हम क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की है इकोनॉमिक्स का, ये चैप्टर 2 है। आज इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। और जो इसका जो फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं उनको भी आज हम पूरा करेंगे, क्योंकि उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप थंबनेल में तो देखे ही होंगे, इन सभी का मैंने वहाँ पे नाम दिया था। यहाँ पे मैं इन सभी के बारे में बताऊँगा, इन सभी का हिंदी बताऊँगा और इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से मैं हल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहले हम चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य का मतलब तो आपको पता ही है, कैपिटल, एवं राष्ट्र का मतलब भी पता ही है। और आय का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एकदम संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक का मतलब है, पारिश्रमिक का मतलब होता है जो, जैसे कि कोई लेबर हुआ, दिन भर काम करेगा तो शाम को उसका जो मजदूरी होता है वो लेने चला आता है, वही यहाँ पे बात हो रहा है। उसे व्यक्ति का आय, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पेमेंट के ही बारे में बात करना है, राज्य एवं राष्ट्र की पेमेंट, ठीक है। मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी होगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला है नेक्स्ट पीसीआई। पीसीआई का पूरा नाम पर कैपिटल इनकम, इसका हिंदी हो जाएगा प्रति पूंजी आय। अगला है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। अगला है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय और ये जो सकल घरेलू है, या फिर इनमें से जो भी ये पॉइंट अभी क्वेश्चन आंसर में आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब होता क्या है। एनएनपी का पूरा नाम होता है नीट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और अगला है एनआई, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। और एक लास्ट बचा है, हाँ ऊपर में मैंने लिखा है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रभारी, इसका हिंदी होगा। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्न पे हम आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। आय से आप क्या समझते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था जब इसके बारे में मैं बताया था, आय के बारे में। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी पारिश्रमिक का मतलब जो मजदूरी होता है उसका वो मिलता है, उसे व्यक्ति का आय कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगला है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये सब 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला जो एग्जाम में आता है, 5 नंबर या फिर 3 2 जो भी आता होगा। देखिए, इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद का मतलब किसी दिए गए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है, पर पर्सन इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। या फिर ये नहीं हो तो आप ये इसे याद कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। इसे आप लिख लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। अगला चलते हैं 4था नंबर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय का वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय या वार्षिक आय 20 रुपये बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि पूछ सकता है कि आपसे
कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी, तो 1868 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा की गई थी, तो 4 नाम दे देगा, इसमें से दादा भाई नौरोजी को आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आपको बस समझना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ठीक है, ये जो वर्क है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला, इसमें जो कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का ये ढंग होता है, तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन आंसर का बड़ा करने का। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, जैसे कि पूरे भारत के लोगों को आय का उत्पादन के रूप में मानते हैं। ठीक है, आय को उत्पादन के रूप में मानते हैं, सही आंकड़ा लोग नहीं बताते हैं, जिसके कारण आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। यदि सही आंकड़ा नहीं मिलेगा तो आय की जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगला है दूसरा सेकंड नंबर टॉपिक, दोहरी गणना की जाने वाली संभावना। दोहरी गणना की जाने वाली संभावना, पूरे देश के लोगों की आय की गणना की जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का गणना एक स्थान से दूसरे स्थान भी हो सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, जिससे आय का वास्तविक आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, नहीं समझेगा तो बुक पढ़िएगा, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और अगला लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। ठीक है, इनकम और गरीबी यानी कि पुअरनेस को हमें संबंधित जोड़ना है। आय का गरीबी के साथ पारस्परिक संबंध है। ठीक है, वह व्यक्ति गरीब है जो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उसे आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसके कारण उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, जमीन भी नहीं रहती, घर भी नहीं रहते, खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता, बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने में वह समर्थ रहता है। उसे गरीबी के साथ हमने संबंध जोड़ दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्लियर करेंगे, वो भी 6 क्वेश्चंस हैं, सभी को बारी बारी से हम हल करेंगे इस क्वेश्चन के ही द्वारा। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।